बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारे पिछले जो दो लेक्चर्स हैं इस हवाले से, चाइनाज़ पॉलिसी ऑफ चाइनाज़ गोइंग ग्लोबल पॉलिसी, और दूसरा था चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी आगे ये कंटिन्यूएशन है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो पहले जो दो लेक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए वो इसी लेक्चर की बेस बनाने के लिए थे, तो ये भी गलत ना होगा। तो इसको जब हम देखते हैं तो इसका आउटलाइन ये आपके सामने है, जिसमें हम इसका बैकग्राउंड और इसके बेनिफिट्स और इसके जो सारे फीचर्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस वहाँ पे मैप्स भी यूज़ करेंगे, टेबल्स भी यूज़ करेंगे, बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं जो आपके ऐसे राइटिंग के लिए और करंट अफेयर्स के पेपर के लिए ज़रूरी होती हैं, वो तो इसमें हमने इन लेक्चर्स में हम शेयर करते ही करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ। लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले ये आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर की गई है वो इन 5 सोर्सेज से ली गई है, जिसमें सीपैक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं वो, फिर जो चाइना गवर्नमेंट का बेल्ट एंड रोड पोर्टल है वो वेबसाइट, उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक की जो कुछ पब्लिकेशंस हैं, और एडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो पब्लिकेशंस हैं वो। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सबसे पहले ये सीपैक है क्या। जैसा कि हमने बात की थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो फिजिकली बाय रोड एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर देगा, और थ्रू मेरीन रोड, थ्रू मेरीन कनेक्शंस एंड थ्रू मेरीन लाइक ओशन वेज, वाटर बॉडीज, वो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर देगा। ये तो है एक फ्यूचर का प्रोजेक्ट। लेकिन इस वक्त सी पैक जो है इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का पहला स्टेप हो, वो इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होता है। तो सी पैक एक समझ लें कि पहला प्रोजेक्ट है। इसको बीआरई जो एक लंबा चौड़ा प्लान है चाइना का, उसको स्टार्ट करने के लिए आप समझ लें कि ये स्टार्टर लिया है चाइना ने। अच्छा, अब यही स्टार्टर क्यों लिया, ये भी एक रीज़न है। तो इसके लिए इसका ज़ाहिर है हमें बैकग्राउंड सी पैक का देखना पड़ेगा, वो आगे चल के देखते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी वेल कनेक्टेड रोड्स का नेटवर्क है जो कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में कनेक्ट करेगा। स्पेशली चाइना जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है उसको चाइना के वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करेगा, जो काशगर, सिंकियांग वगैरह है। अच्छा, इसकी लॉन्च डेट फॉर्मली 2015 है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग, उन्होंने, ये दोनों ने मिल के ग्वादर के ऊपर इसका इनाग्रेशन किया था, इसका इफ्तिताह किया था। ये बाकायदा था। लेकिन जो इसका बेसिक काम है वो 2005 में स्टार्ट हो गया था, सी पैक का, जो पाकिस्तान और चाइना की गवर्नमेंट्स के दरमियान में एक कनेक्शन था इस हवाले से, और मीटिंग्स थी और इनिशियल टाइप की सारी जो एमओयूज और बाकी चीज़ें, वो 2005 में स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें मुशर्रफ गवर्नमेंट में ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था, जब पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी 2005 में। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चलता रहा, और फॉर्मली जो इनाग्रेशन हुआ था वो 2015 में हुआ था ग्वादर में। अच्छा, इसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट अगर देखी जाए तो इन्वेस्टमेंट सारी इसमें चाइना की है। $62 बिलियन का ये एस्टिमेटेडली ये प्रोजेक्ट है। और ये
पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो अभी तक हुई है उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, और ये बात बता देनी ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट कोई एड पे नहीं बन रहा, चाइना अपने पैसे से नहीं बना रहा, बल्कि ये सारे का सारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये सारी डेवलपमेंट होनी है और रोड्स बनने हैं और सारा नेटवर्क बनना है, तो इसलिए ये चाइना की गवर्नमेंट जितने भी पैसे लग रहे हैं या लगेंगे या लग चुके हैं, वो सारे लोन की शक्ल में हैं, वो डेट की शक्ल में है। वो चाइना की गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कर्जा दे रही है, और चाइना की गवर्नमेंट वो पैसा लगा खुद रही है, प्लानिंग खुद कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह से इन हैं। पैसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिया जाता है, और उसको लेकिन यूज करने के लिए जो एक पूरी स्ट्रेटजी बनती है वो चाइना की जो चाइनीज गवर्नमेंट आप समझ ले बनाती है, जिस तरह से वो इनिशियल प्लान उन्होंने बनाया हुआ है। ज्योग्राफिकल एडवांटेज इसका क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि चाइना का जो डिस्टेंस है सी पैक के थ्रू, अगर सिर्फ हम सी पैक की बात करें, बाकी चीज़ों को भी छोड़ दें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो और चीज़ें हैं, सिर्फ सी पैक की बात करें तो मिडल ईस्ट के साथ चाइना का फासला बहुत कम हो जाएगा, अफ्रीका के साथ चाइना का फासला बहुत कम हो जाएगा, और यूरोप के साथ चाइना का फासला बहुत कम हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इसकी क्या है कि ये ट्रेड और एनर्जी और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। ये ट्रेड को इम्प्रूव करेंगे, फिर ये हमारी एनर्जी कोऑपरेशन पाकिस्तान चाइना के दरमियान में जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें बहुत सारे कुछ लग भी चुके हैं, लग रहे हैं, फ्यूचर में लगेंगे, और फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन भी है जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आएंगे। बैकग्राउंड इस सारी चीज़ का अगर हम देखें तो चाइना ने सबसे पहले इसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट इसलिए करना चाहा क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जिस तरह से कनेक्टिविटी होनी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है इस वक्त चाइना को, वो ये सी पैक का था, इसलिए उसने शुरू किया। और वो बैकग्राउंड हमें समझने के लिए इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट को समझना पड़ेगा। बेसिकली ये वर्ल्ड मैप है तकरीबन जो पूरी दुनिया का है। हाँ, इसमें कुछ पार्ट शामिल नहीं है, अमेरिका वाला पार्ट शामिल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है, ये पूरी दुनिया ही, पूरी दुनिया का मैप ये नहीं है ये, क्योंकि इधर इसमें अफ्रीका का भी थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन ये जो स्पेशली सर्कल में ओवल शेप में बताया गया है, ये हमारा फोकस है। अदरवाइज इधर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का नीचे वाइट सा मैप है, ये सारा अफ्रीका वाला मैप है, ये मिडल ईस्ट है, और इधर ये यूरोप का एरिया है सारा, और आगे अमेरिकाज इसमें शामिल नहीं है इस मैप में। लेकिन चूंकि हमारा फोकस इंडो पैसिफिक ओशन पे है तो हम उसी पे बात करेंगे। तो देखें, ये चाइना का एरिया है, ये वाइट बॉर्डर नज़र आ रहा है। चाइना को जब चाइना की जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है जो दूसरे कंट्रीज के थ्रू होती है, शिप्स के थ्रू, जो चाइना बहुत सारा पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, या फिर वो एक्सपोर्ट करता है अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स, वो अभी तक जो कर रहा था बिफोर सी पैक, वो ये कर रहा था कि चाइना इस इंडो पैसिफिक ओशन को यूज़ करता था। देखिए दो ओशन है ना, ये वाला जो ओशन है, ये पार्ट, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस चाइना के सारे मैप को देखें और चाइना की डेवलपमेंट देखें, तो चाइना की जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, जो चाइना का डेवलप्ड इलाका है, वो आप ये समझ लें कि सारा ये राइट साइड वाला मशरकी इलाका है, और वो तकरीबन वन थर्ड बनता है चाइना के ओवरऑल पूरे खत्े का, चाइना के पूरे रकबे का। ये तकरीबन वन थर्ड बनता है, जो राइट साइड पे, ईस्टर्न साइड पे ही ज़्यादा आबादी है उनकी, ईस्टर्न साइड पे ही ज़्यादा उनकी तरक्की है। आपको जो बड़े बड़े उनके शहर हैं, बीजिंग है या शंघाई है, वो सारे इधर ही मिलेंगे। शंघाई तो एक पोर्ट सिटी है जो उनका मेन इकोनॉमिक हब है,
वो सारे आपको इधर ही मिलेंगे, राइट साइड पे। अच्छा, अब चाइना की अगर कोई एक्सपोर्ट होनी है तो चाइना यहाँ से अपने शंघाई से भेजता है। अगर चाइना ने एशिया के अदर कंट्रीज तक भेजना है वो सामान, या अफ्रीका या यूरोप, वो जो भी भेजता है वो यहाँ से वो शिप्स निकलते हैं, और यहाँ से होते हुए ये एक मलेशिया के अंदर से, तकरीबन समझ लें ये ऊपर भी मलेशिया है नीचे भी मलेशिया है, ये मलेशिया के अंदर से ये एक छोटी सी नैरो सा एक हिस्सा है जो 40 किलोमीटर का है तकरीबन चौड़ाई का। इसके इसमें से गुजरते हैं, इसके दोनों साइड पे मलेशिया है। इस तरह से मलेशिया को चाइना जो है वो इसका पेमेंट भी करता है यहाँ से गुजरने की। अच्छा, फिर यहाँ से इस नैरो रोड से गुजरकर, मतलब इतना नीचे आके, फिर इस नैरो रोड से गुजरकर फिर यहाँ ये खुले पानी में आते हैं ये जहाज। फिर उसके बाद आगे इधर से होके आगे फिर अफ्रीका को जाना है या मिडल ईस्ट को जाना है, या यहाँ से फिर होके ये नहर सुइज के रास्ते आगे यूरोप और अमेरिका की तरफ जाना है, वो जहां से भी जाना है वो सारा, ये देखें किस इस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होके जाना पड़ता है। अच्छा, अब इस बात को 2005 में जब पाकिस्तान और चाइना की जो सीपेक की बातें कुछ थोड़ी बहुत शुरू हुई, लेकिन उससे पहले जो कि चाइना अपनी गोइंग ग्लोबल पॉलिसी का इरादा कर चुका था, और आपको पता है कि 1992 में ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। तो इसलिए अमेरिका ने देखा कि अगर इस तरह से चाइना अपनी पूरी एक एक रोड नेटवर्क के थ्रू और अपने मैरीटाइम रोड के थ्रू अगर चाइना पूरी दुनिया को इस तरह से कनेक्ट कर देगा, और स्पेशली रोड के थ्रू एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट कर देगा, तो तीन ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब पूरी दुनिया तकरीबन ये बनती है, पूरी दुनिया नहीं तो 3/4 ऑफ द वर्ल्ड ये बनती है अमेरिकाज के अलावा, जो रोड के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। तो अमेरिका ने ये फील किया कि इस तरह से तो चाइना आगे चल के एक दफ़ा एक पॉइंट आएगा कि सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया चलती तो इकोनॉमी पे है, और सारी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर चाइना का होल्ड हो जाएगा। तो इसलिए चाइना ने 2006 में अपनी एक पॉलिसी दी जिसको कहते हैं इंडो पैसिफिक पॉलिसी। आप सर्च करें, आपको इंडो पैसिफिक पॉलिसी का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट पूरा मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे भी, जिसमें कि पूरा उन्होंने इसको डिस्कस किया हुआ है। और अमेरिका को दुनिया में रेलेवेंट रखने के लिए, अमेरिका की अपनी जो हेजिमनी है, अमेरिका की जो ताकत है, अमेरिका सुपर पावर है, उस बात को के अंदर रेलेवेंट रहने के लिए अमेरिका ने फिर ये जितने भी इस एरिया में कंट्रीज हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है, वो कंट्रीज के जिनके एक साइड पे पैसिफिक ओशन है और दूसरी साइड पे इंडियन ओशन है, और ये वो सारे कंट्रीज हैं जो यहाँ पे इस बेल्ट में बिखरे हुए हैं, इन सारे कंट्रीज के साथ अमेरिका ने अपने ताल्लुकात को बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया, इनके साथ दोस्तियां करनी शुरू कर दी। ऊपर ये जापान है, नीचे ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर इंडिया है, ये तो, और फिर उधर उसके बाद यूके, इन चारों कंट्रीज ने मिलके क्वाड बनाया। फिर ऑकस जो है वो यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट किया और एक अपना ग्रुप बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद फिलिपाइन में अमेरिका ने आके अपनी बेसेस बनाई, मलेशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अच्छा किया। ठीक है, इधर ब्रोनाई है, इधर इंडोनेशिया है, ये वियतनाम के साथ तो ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं अमेरिका के इतने। ताइवान, ये वाला जो हिस्सा ताइवान है, ताइवान भी अपने आप को कहता है कि मैं चाइना हूँ, लेकिन ताइवान एक अलग कंट्री है। चाइना इसे अपना हिस्सा समझता है, और चाइना कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, लेकिन ताइवान एक अलग कंट्री के तौर पर है। नाम उसका ताइवान पूरी दुनिया में लिया जाता है, लेकिन
वो भी अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। और जो चाइना, जो असल चाइना है, वो अपने आप को नाम देता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इस तरह से करके दोनों ऑफिशियली अपने आप को चाइना ही कहते हैं। लेकिन ये ताइवान है, यहाँ पे भी अमेरिका का पूरा होल्ड है, समझ लें। ठीक है। ये जजीरे जो हैं ये वाले, इस पे भी अमेरिका का होल्ड है। मतलब ये है कि अमेरिका ने चाइना को, चाइना के ऊपर चेक रखने के लिए, चाइना के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए अगर, कि चाइना को जब चाहे तंग करने के लिए अमेरिका ने उस रोड, ये जो देखें, ये जो रोड है, मतलब रोड कह लें या वो रूट कह लें, सी रूट, जिसकी चाइना को ज़रूरत है ही है, जिसके बगैर चाइना रह नहीं सकता, जिसके बगैर चाइना चल नहीं सकता, अमेरिका ने उसके ऊपर अपना होल्ड बनाना शुरू कर दिया। और अमेरिका ने यहाँ पे, यहाँ तक कि अपनी मिलिट्री बेसेस और सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक ताल्लुकात तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उन्होंने मिलिट्री बेसेस और ये सब कुछ बनाना शुरू कर दिया, ताकि चाइना को जब चाहे तंग किया जा सके। और स्पेशली ये जो छोटी सी, एक समझ लें वाटर बॉडी है, स्ट्रेट ऑफ मलाका, यहाँ से भी उसको तंग करने के लिए अमेरिका ने मलेशिया के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए। और ये सारी चीज़ जो है, ये सिर्फ इस वजह से थी कि जब चाहे फ्यूचर में चाइना को कंट्रोल किया जा सके, चाइना को कर्टेल किया जा सके, जाहिर है चाइना की इंपोर्ट को डिस्टर्ब किया जा सके, चाइना की एक्सपोर्ट्स को डिस्टर्ब किया जा सके, और चाइना के ऊपर चेक रखा जा सके। मतलब वो जो पॉलिसी पूरी दुनिया में अमेरिका की चलती है, कि पूरी दुनिया में वो अपनी हेजिमनी बरकरार रखने के लिए कई दफ़ा जायज़ तरीके से, दोस्ताना तरीके से, और कई दफ़ा नाजायज़ तरीके से और ज़ोर ज़बरदस्ती से वो कोशिश करता है कि दुनिया उसके कंट्रोल में रहे। ये सारी बात को भांपते हुए फिर चाइना ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम इस रास्ते के ऊपर अपनी मोहताजी कम से कम करें, जिधर अमेरिका ने अपना होल्ड बनाना शुरू कर दिया है। यस, वो इस रास्ते को यूज़ तो करेंगे, लेकिन उनकी मोहताजी कम हो जाएगी। और तीन इसके फायदे होंगे चाइना को बड़े। वो क्या फायदे हैं? एक तो ये कि इस रास्ते के ऊपर मोहताजी कम हो जाएगी चाइना की, ठीक हो गया। और चाइना को अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और चाइना, ये देखें, ये चाइना पाकिस्तान से कनेक्ट हो रहा है, और सीधा इधर आके ग्वादर के थ्रू चाइना इंडियन ओशन में आ जाएगा। और साथ ही अगर मिडल ईस्ट में जाना है तो इधर से, अगर अफ्रीका में जाना है तो इधर से, अगर यूरोप में जाना है तो इधर ये सुएज कैनाल से होते हुए आगे यूरोप। मतलब शिप्स के लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। रोड के थ्रू सारी चीज़ें ग्वादर पे आएंगी, और ग्वादर से सारी तिजारत चाइना की तकरीबन, जो भी सारी तिजारत जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिकाज की तरफ, वो सारी की सारी पाकिस्तान के थ्रू होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए फिर, अच्छा, और एक ये दो बातें हो गई। एक तो ये कि इस रास्ते के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी चाइना की। दूसरा ये है कि डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये देखें, इधर चाइना से निकल के रोड के थ्रू सफ़र तेज़ होता है, शिप के थ्रू सफ़र बहुत स्लो होता है। तो यानी कि जो कोई 30 डेज का सफ़र है चाइना का, वो तकरीबन 3-4 दिन में तय हो जाएगा। तो टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। एक फ़ायदा, इस रास्ते पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी अमेरिका के, जो डिपेंडेंस है अमेरिका के, ये जो सारी गेम है, इससे छुटकारा मिलेगा। तीसरा फ़ायदा, और दूसरा फ़ायदा, और तीसरा फ़ायदा ये है कि चाइना का जो मगरबी हिस्सा, चाइना का ये वाला जो पार्ट है, जो आधे से ज़्यादा हिस्सा तकरीबन बनता है, जिसमें चाइना का ये वाला जो एरिया है वेस्टर्न पार्ट, उसमें चाइना की आबादी भी कम है और चाइना की तरक्की भी बहुत कम है। और चाइना के इधर वाले जो प्रोविंसेस हैं, सिंकियांग वगैरह,
वो बहुत अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं। तो तीसरा फायदा चाइना को ये होगा कि इन एरियाज को डेवलप करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में जो रोड के थ्रू तिजारत होनी है वो तो सारी इसी एरियाज के थ्रू आगे एशिया की तरफ जानी है, और यूरोप की तरफ जानी है, और अफ्रीका की तरफ जानी है। तो फिर इस एरिया को भी डेवलप करने का मौका मिल जाए। तो तीन इस तरह से ये बड़े फायदे चाइना के हैं कि सी पैक को शुरू करने के। और ये सी पैक को शुरू करना चाइना के लिए इसलिए ये ज़्यादा फिजिबल हुआ, और चाइना ने सबसे पहले सी पैक को शुरू करना चाहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाकी काम इन द लॉन्ग टर्म होंगे, लेकिन इसको शॉर्ट टर्म में उसने शुरू करके वो करना चाहा। अच्छा, अब अगर आगे हम देखते हैं तो इंडो पैसिफिक ओशन का थोड़ा सा ये आप एरिया देख लें। इसको हम कहते हैं एशिया पैसिफिक रीजन। ये एशिया पैसिफिक रीजन है। और जब हम इसको ये रेड वाले डॉटेड लाइन को देखते हैं तो इस एरिया को इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें ये इंडियन ओशन भी शामिल हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। मैं सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ, सिर्फ मैप दोबारा दिखाने का मतलब है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये रीजन कितना इंपॉर्टेंट है। और ये हवाई है, यानी कि इधर दूसरी तरफ से पैसिफिक रीजन से ये हवाई है, अलास्का है, जो रियासत है अमेरिका की। और ये वो सारा एक्चुअली वो बैटल ग्राउंड है जिसको अमेरिका बैटल ग्राउंड बनाना चाहता है, या समझ लें जिसके ऊपर कंट्रोल लेना चाहता है। इसके बाद आगे अगर देखें तो साउथ चाइना सी जो है ना, उसके अंदर चूंकि ऑलरेडी काफी सारे डिस्प्यूट्स थे साउथ चाइना सी में, चूंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स काफी सारे थे, इस वजह से फिर अमेरिका ने उन डिस्प्यूट्स को भी यूज करना चाहा। जिस तरह से हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है उसे यूज हमेशा अमेरिका ने किया कि पाकिस्तान और इंडिया कभी करीब ना आ पाए। इसी तरह से ये है। तो अब देखें ये क्या है। अब चाइना इस इलाके की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। ये जो रेड वाला पार्ट है ना, चाइना ये क्लेम करता है कि ये सारा इलाका हिस्टोरिकली चाइना का है। और ये सारा जो ये रेड लाइन है, ये सारा चाइना का हिस्सा बनता है, चाइना का कंट्रोल बनता है। क्योंकि हिस्टोरिकली चाइना जो कि पहले भी इस इलाके का एक बहुत बड़ा कंट्री था, बहुत बड़ी मुमलिकत थी, बहुत बड़ी सल्तनत थी बादशाहत के दौर में, पुरानी सदियों में। तो चाइना कहता है कि चूंकि पहले सारा हमारा कंट्रोल था और ये हमारे ही कंट्रोल में था, तो इसलिए इसके ऊपर हमारा हक बनता है। इसके अंदर जितने भी जजीरे हैं वो सारे जजीरों के ऊपर चाइना ने मोस्टली जजीरों के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है, काफी सारे जजीरों के ऊपर। अच्छा, ये तो हो गया चाइना का क्लेम। अब ये वियतनाम का क्लेम ये बनता है। वियतनाम कहता है ये वाला जो एरिया है, ये जो ऑरेंज कलर में है, वियतनाम कहता है कि इसके ये मेरा हक बनता है, ये मेरे जजीरे हैं। ठीक है। उधर से ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये फिलिपाइन है, और ये ब्लू कलर की लाइन है, फिलिपाइन कहता है कि ये वाला हिस्सा मेरा बनता है, इस वाले सी पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ से नीचे से आ जाता है मलेशिया। ठीक है। ब्रुनाई, दारुसलाम और सिंगापुर, ये सिंगापुर है, ये ब्रुनाई है। एक टाइम था हिस्ट्री में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब ब्रुनाई और सिंगापुर भी मलेशिया ही का हिस्सा थे। वो बाद में अलग कंट्री बने हैं। वो भी एक छोटे छोटे एरियाज ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। अच्छा, तो इसलिए ये जो ग्रीन लाइन है, मलेशिया कहता है कि ये मेरा कंट्रोल है, इसके ऊपर सारा मेरा कंट्रोल होना चाहिए, इस वाले सी पे। ठीक है। तो अब जरा ये गौर करें कि इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी।
साउथ चाइना सी जो कि पैसिफिक ओशन का पार्ट है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है ये साउथ चाइना सी। चाइना कहता है कि चूंकि ये साउथ चाइना सी है, ये चाइना का समंदर है, तो इसके अंदर जितने जजीरे हैं उनके ऊपर भी और हर तरह से मिलिट्री और हर तरह से कंट्रोल जो है वो चाइना का होना चाहिए। हिस्टोरिकली वो कहता है हमारा ही था कंट्रोल। तो अब जरा ये गौर करें इस सारी बात पे। तो कितने सारे डिस्प्यूट्स हैं, और सबसे जो ज्यादा डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, जो तीन कंट्रीज दावेदार हैं, वो ये वाला स्पेशली ये जो इंटरनल पार्ट है इसको बोलते हैं स्पार्टली आइलैंड्स। ये स्पार्टली आइलैंड्स हैं, और ये खुश्की का इलाका है, इनमें काफी सारे बहुत लंबे चौड़े आइलैंड्स हैं, इसमें सैकड़ों की तादाद में आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं इस पे। मतलब ये वो स्पार्टली आइलैंड्स हैं जो ये दरमियान वाले मैं भी बता रहा हूँ, ये वाले। इसके ऊपर चाइना कहता है मेरे हैं, वियतनाम कहता है मेरे हैं, और फिलिपाइन कहता है मेरे हैं, और कुछ ऐसे हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे हैं जिन पे क्लेम करता है मलेशिया के वो मेरे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली मेरे हैं। लेकिन जाहिर है कि जो ताकतवर होता है वो कब्जा कर लेता है। और जिन जजीरों पे पहले से ही चाइना ने कब्जा किया हुआ है, वो तो चाइना के ही हो गए, आप समझ लें एक तरह। अच्छा, लेकिन जिन जजीरों पे चाइना का उतना कंट्रोल नहीं था, अमेरिका ने लोकल जो कंट्रीज हैं, उन लोकल कंट्रीज से मिल के। अच्छा, ये बीच में ये जो ग्रे वाली लाइन है ना, ये ब्रोनाई की भी है, ब्रोनाई का भी ये दावा है कि ये इस पे है। अब ये ब्रोनाई का ये दावा जाहिर है वियतनाम को, चाइना को, मलेशिया को भी जो है ना वो फर्दर उनके एरियाज पे क्लेम कर रहा है। तो बहरहाल इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं पहले से। तो चाइना का जिन पे कब्जा था वो तो था, बाकी आइलैंड्स के ऊपर कुछ और कंट्रीज का भी कब्जा था। अब उन कंट्रीज को ये खतरा पैदा हो गया कि कहीं चाइना ये हमसे छीन ही ना ले, क्योंकि चाइना तो इतने बड़े एरिया के ऊपर, ये रेड लाइन देखें, तकरीबन सारे एरिया पे अपना कंट्रोल चाहता है। तो चाइना से डर की वजह से भी इन सारे लोकल कंट्रीज ने, ब्रुनाई, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, वियतनाम, इन सब कंट्रीज ने, वियतनाम इतना नहीं लेकिन बाकी सारे कंट्रीज ने ज्यादातर जो है वो अमेरिका को इधर इन्वॉल्व करने की, और समझ लें कि अमेरिका को वेलकम करने की इधर, यही वजह थी बड़ी कि चाइना इस खित्ते के ऊपर कब्जा ना कर ले। तो फिर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, लेकिन अमेरिका ने अपने नाम पे कब्जा नहीं किया। अमेरिका मतलब कागजों में समझ लें या ऑफिशियली बहुत सारे ऐसे जजीरे जिस पे अमेरिका की फौजें हैं और अमेरिका का कब्जा है, वो फिलिपाइन के अंदर हैं, और अमेरिका भी उनको फिलिपाइन का ही पार्ट समझता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मलेशिया जिनके ऊपर है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनपे ब्रोनाई है, मतलब, और सिंगापुर भी इसी तरह से इसमें आ जाता है। तो इस तरह करके लोकल कंट्रीज के ताउन से अमेरिका ने बहुत सारे इन जजीरों पे कब्जा कर लिया। तो इसका मतलब ये सारा डिस्प्यूटेड पार्ट है, इसमें बहुत सारे झगड़े हैं इस सारे जगह। और याद रखें कि झगड़े जहाँ पे होते हैं वहां पे तिजारत नहीं हो पाती, वहां पे तरक्की कभी भी नहीं हो पाती। तो फिर चाइना ने ये सोचा कि इन सारे झगड़ों से, झगड़े तो रहेंगे या जब तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन अपनी तिजारत को तो कम से कम इनसे आज़ाद किया जाए। तो इसलिए फिर सी पैक उसके लिए एक बहुत बड़ा वो पार्ट बना। और ये भी सारा ज़्यादा क्लोजली स्पार्टली आइलैंड को आउटपोस्ट फैसिलिटीज़ और ये सब कुछ देखें ज़रा। ये सारे जजीरों को ज़्यादा क्लोजली यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से वियतनाम का किन के ऊपर कब्जा है। ठीक है, जिन जिन जजीरों पे ये वाला बना हुआ है, ये ट्रायंगल सी ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की, ये सब के ऊपर वियतनाम का कब्जा है। जिन जजीरों पे ये ग्रीन कलर का सर्कल है, उनके ऊपर फिलिपाइन का कब्जा है। जिनके ऊपर ये येलो कलर का सर्कल है, उनके ऊपर चाइना का कब्जा है। जिनके ऊपर ये ऑरेंज कलर का ट्रायंगल है, उनके ऊपर मलेशिया का कब्जा है। और जो वाइट कलर का रेक्टेंगल है ये वाला, इन जगहों के ऊपर ताइवान का कब्जा है। तो इस तरह से करके अब देखें कितने, अब ये सिर्फ एक जो एल्डेड रीफ है,
इस रीफ में ही आपके सामने है कि तीन कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। कुछ इलाके पे चाइना का कब्जा है, इसी एक ही जजीरे में। कुछ पे चाइना का कब्जा है, कुछ पे ताइवान, एक पे ताइवान का एक एरिया पे, तीन डिफरेंट जगहों पे इनका है। तो अपना वियतनाम का, और बाकी फिर अब इसमें चाइना का दो जगह पे। मतलब ये कि इतने सारे इश्यूज हैं चाइना को उस साइड पे। ठीक है। और ये फर्दर चाइना के बिल्कुल करीब वाला एरिया जो है ना, वो ये शो किया गया है। और स्पेशली ये जो बताया गया है इसमें रेड कलर में, ये चाइना की ये बेसिस हैं। ठीक है। नहीं सॉरी, अमेरिका की नेवी बेसिस है। अब अमेरिका की नेवी बेसिस जरा गौर करें, जापान में, इधर जापान में, साउथ कोरिया में, ठीक है, ये ताइवान में, ठीक है, फिर इधर ये आइलैंड्स हैं। ये कितनी चाइना के करीब है और चाइना को सर्कल करने की कोशिश की गई है, ये नीचे भी है। और चाइना के जो जो फ्लीट हेडक्वार्टर्स हैं, या समझ लें नेवी बेसिस हैं, वो ये जो शो किए गए हैं ब्लू कलर में। तो इस तरह से करके, और ये फर्दर अब देखें, ये जो है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रोग्रेस जो है, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बताया गया है यहाँ पे। ये सारे सिटीज़ हैं जिनको, मतलब ऑरेंज वाले जो हैं वो रोड के थ्रू कनेक्ट होंगे, और ये जो ब्लू वाले हैं ये सारे मैरीटाइम रोड के थ्रू और ये शिप्स के थ्रू कनेक्ट होंगे। ठीक है। और ये भी सारा मैप वही चीज़ शो कर रहा है। और ये सारा चाइना का प्रोजेक्ट है। और ये सारा, ये चाइना का जो मैरीटाइम का रूट है, वो ये सारा यहाँ पे जाएगा। अब फिर इसी हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस जो है वो 1950 में शुरू हुए थे। ठीक है। 72 में और 79 में पाकिस्तान के साथ बहुत सारा कोऑपरेशन चाइना का चलता रहा। स्पेशली चाइना ने इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पाकिस्तान का बहुत साथ दिया और हमेशा साथ दिया। और चाइना ने वेरियस प्रोजेक्ट में शुरू में ही 79 तक $20 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिए थे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं चाइना और पाकिस्तान के, उसमें ग्वादर पोर्ट और कोस्टल हाईवे जो चाइना जो ग्वादर को और कराची से मिलाती है, कराक्रम हाईवे है, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो इसके अंदर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। कराक्रम हाईवे जो सबसे बड़ा, सी पैक से पहले सबसे बड़ा जो पाकिस्तान और चाइना का, जिसको हम कहा जाता था कि जी पाक चीन दोस्ती का सबसे बड़ा मजहर क्या है, वो ये देखें, चाइना के हसन अब्दाल से शुरू होने वाली जो एक रोड है, वो ये सारी किस तरह से डिफरेंट पाकिस्तान के एरिया से होते हुए ये चाइना के सिटी काशगर तक जा रही है। इसको कराक्रम हाईवे कहते हैं, शाहराह कराक्रम कहते हैं, इसको शाहराह रेशम कहते हैं। ये सारे इसके नेम हैं। ये इसका पाकिस्तान वाला पार्ट है कि ये हसन अब्दाल से शुरू होके, तो ये सारे एरिया से होती हुई यहाँ तक ये खंजराब तक पहुँचती है। ठीक है। और फिर उसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है वो चाइना के अंदर है, खंजराब से। ये खंजराब पे पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। यहाँ से फिर आगे ये काशगर तक जाती है। काशगर चाइना का एक बहुत बड़ा सिटी है। कराक्रम हाईवे 1959 में स्टार्ट हुई, 79 में कंप्लीट हुई, 20 साल में। 86 में लोगों के लिए, पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया गया। और ये जो टोटल लेंथ है इसकी, वो 1300 किलोमीटर है। और जिसमें से 887 किलोमीटर पाकिस्तान में है और चाइना में 413 किलोमीटर हैं इसके। अच्छा, फिर उसके बाद चाइना की जो सिंकियांग प्रोजेक्ट, सिंकियांग प्रोविंस है, उसको पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के एरिया से ये कनेक्ट करती है। ये बड़े सिटीज़ हैं जहाँ से गुजर के जाती है। और कराक्रम हाईवे की इम्पोर्टेंस ये है कि चाइनीज़ कंपनीज का इसमें बहुत फ़ायदा होता है, जो कि पाकिस्तान के साथ पहले भी तजारत करते थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान में टूरिज़्म, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा इसका फ़ायदा होता रहा। ग्वादर को स्पेशली, जो सी पैक से पहले वाली बात है कि ग्वादर क्या चीज़ है,
ग्वादर एक ऐसा सी पोर्ट है, पाकिस्तान का एरिया है जो कि ग्वादर जो है वो सितंबर 1958 में प्रिंस करीम आगा खान, उन्होंने परचेज करके ओमान से $3 मिलियन में परचेज करके पाकिस्तान को ये गिफ्ट किया था। तो ऑफिशियली पाकिस्तान बनते वक्त गवादर इसका पार्ट नहीं था पाकिस्तान का, लेकिन 1958 में ओमान से ये हमने ख़रीद लिया था, तो फिर ये पाकिस्तान का पार्ट बना। ग्वादर पोर्ट जो है वो माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ पे वाक़या है। पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी दोनों के समझ लें कि जंक्चर पे ये वाक़या है। और ग्वादर से जो कराची की तरफ एक हाईवे जाती है, वो 1653 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि बनाई गई, कनेक्ट कर रही है इसे, चूँकि मेन तो पहले कराची ही ऑपरेशनल है ना हमारा, जो सी पोर्ट है। 2004 में ये जो कोस्टल हाईवे है, ये कोस्टल हाईवे तो पहले बन गई थी, लेकिन 2004 में A20 किलोमीटर्स जो M8 है वो मोटरवे को ग्वादर से कनेक्ट कर रही है, जो अभी बनी नहीं है, बनेगी फ्यूचर में। 4 में इसको प्रोजेक्ट समझने किया गया, लेकिन फिलहाल कोस्टल हाईवे से ही उसका काम लिया जा रहा है। और 2007 में सिविल एविएशन अथॉरिटी ग्वादर में, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 6000 एकड़ जो है वो एक्वायर किए एयरपोर्ट वगैरह बनाने के लिए, और उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 7.5 बिलियन रुपीस एस्टिमेट की गई। और वो एयरपोर्ट अब प्रॉपर ऑपरेशनल है। और उसके बाद फिर अक्टूबर 2003 में ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्याम हुआ, और ग्वादर के अंदर ही रोड्स वगैरह और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू हुआ। 2013 में ग्वादर का जो पोर्ट है वो ऑपरेशनल हुआ, और बाकायदा चाइना के हवाले कर दिया गया कि चाइना वहाँ पे अपने जो भी सी पोर्ट के ऑपरेशंस हैं उन सबको कंट्रोल करे, और वो चाइना उसको कंट्रोल कर रहा है 2013 से ऑनवर्ड। अब हम आते हैं इकोनॉमिक गोल्स एंड बेनिफिट्स तक पे, कि सीपैक के इकोनॉमिक गोल्स और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए। जाहिर है हम बात पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इससे हमारा जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें, पाकिस्तान के जीडीपी में एनुअली 2.5% का इसमें राइज मिलेगा, जो एक प्रोजेक्ट किया गया है एनुअली। और इन द लॉन्ग रन ये चलेगा, किसी एक साल की बात नहीं हो रही। इसी इसी तरह से लॉन्ग लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक रीजनल इकोनॉमिक हब बन जाएगा, क्योंकि ग्वादर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे चाइना तो कनेक्ट होगा ही होगा, लेकिन साउथ, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान और ये सब, और इवन रशिया तक भी, पूरी जो रोड के थ्रू ट्रैफिक है वो ग्वादर के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाएगी, और ग्वादर एक रीजनल इकोनॉमिक हब बन जाएगा। इसके बाद जॉब क्रिएशन है 2030 तक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 मिलियन जॉब्स, यानी कि 20 लाख जॉब्स नई पैदा होंगी, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और पाकिस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम है वो तो पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद सेक्टर वाइज अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो इसमें कंस्ट्रक्शन, चूँकि बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होनी है, रोड्स वगैरह हो रहे हैं, होने हैं कंस्ट्रक्ट, और फिर एनर्जी की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिन्हें हम कहते हैं SEZs, ये सब में सेक्टर वाइज बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा होगी। मतलब ये वो तीन मेन एरियाज है ना, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी और इंडस्ट्रियल जोन्स, कि जिनमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी। बाकी इनडायरेक्टली तो और भी बहुत सी जगहों पे एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ जाएगी। ट्रेड वॉल्यूम जो है वो, जो पाकिस्तान और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम है, वो जो पहले $15 बिलियन पे है,
वो अब सी पैक के बाद 2025 तक वो $60 बिलियन तक एनुअली चला जाएगा, जो कि मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद एक्सपोर्ट ग्रोथ, पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि जाहिर है एक पूरा वे मिल जाएगा पाकिस्तान को कि जिससे पाकिस्तान की अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में वो बढ़ेंगी। क्योंकि जाहिर है कि रोड नेटवर्क और इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब चीज़ें बड़ी रेंज में आ जाएंगी। उसके बाद है जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारी कुछ बातें पहले हो भी चुकी हैं इन सारी बातों के हवाले से, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक था, पॉइंट्स की फॉर्म में मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि जो रोड नेटवर्क्स हैं, कराची से लाहौर मोटरवे M11, जिसको हम कहते हैं, ये 1100 किलोमीटर्स हैं, ये कंप्लीट होगा, जिससे कि मोटरवे बनने से फासला जो है, जो टाइम है, वो तकरीबन आधा रह जाएगा। लाहौर और कराची के दरमियान में जितना ट्रैवलिंग टाइम पहले लगता था, उससे आधा रह जाएगा। और इस तरह हवेलियाँ और थाकोड, ये KPK में, ये नॉर्दर्न रीजन का पार्ट है। ये गिलगित बल्तिस्तान, जो कि रिमोट एरियाज हैं, नॉर्दर्न एरियाज हैं, जहाँ पे इस वक्त जो रोड्स जाते हैं वो तो बड़े कर्वी रोड्स हैं और उसमें ट्रैफिक इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं चलती। लेकिन ये जो हाईवे है, ये बन चुकी है, इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि ये टाइम काफ़ी कम हो जाएगा गिलगित बल्तिस्तान को दूसरे पाकिस्तान के एरिया से कनेक्ट करने के लिए और ट्रैवलिंग के लिए। इसी तरह से रेलवे का प्रोजेक्ट ML1 है, मेन लाइन 1। इसमें ये भी उसका पार्ट है चूँकि। तो इनिशियल जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो $6.8 बिलियन है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि वो डबल ट्रैक करना है, इसमें भी रेलवे के, पाकिस्तान के रेलवे के सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है और ट्रैफिक को तेज़ करना है। और स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से फिर पाकिस्तान की रेलवे की जो ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक चली जाएगी, जो कि पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और देखें कि टाइम बिल्कुल आधा लगेगा जब स्पीड डबल हो जाएगी तो। और फिर ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट का जाहिर है कि ये डीप सी पोर्ट है, जो कि कुदरत का एक तोहफा है। इसमें अपग्रेड काफ़ी हद तक हो गया है, मज़ीद इस पे काम हो रहा है। और फिर कैपेसिटी जो है ग्वादर पोर्ट की, वो 10 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो एनुअली, जो कि एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है, वो होगी। और 2300 एकर्स जो हैं उस पे डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे, फ्री जोन्स बनेंगे, जस जहाँ पे कोई भी कंट्री आके अपनी चीज़ों को बेच सकता है, आगे भेज सकता है। इसके बाद एनर्जी प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो एनर्जी प्रोजेक्ट्स में टोटल एनर्जी कैपेसिटी, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो CPEC से जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 17,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के एनर्जी के प्रॉब्लम्स को फॉरएवर रिजॉल्व कर देगी। क्योंकि पाकिस्तान में टोटल एनर्जी कंजम्पशन जो है वो तकरीबन कोई 31,000 मेगावाट है। तो अगर आधे से ज़्यादा इसी से हासिल होना शुरू हो जाएगा तो कहाँ पे बात जाएगी। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो हैं, ये साहिवाल में ऑपरेशनल हो गया है। और फिर उसके बाद पोर्ट कासम है कराची में। और फिर हब कोल पावर है, ये भी हब में है। इन सब की जो रिस्पेक्टिव कैपेसिटी है वो यहाँ पे लिखी गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो हाइड्रो पावर, यानी कि पानी से जो बिजली बनेगी, वो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि कोहस्तान के एरिया में है, जिसमें से 4,320 मेगावाट बिजली बन के हमें मिलेगी।
ये जो दया मीर भाषा डैम है ये उसी का पार्ट है। अच्छा, फिर सोलर और विंड में ये कायदे आजम सोलर पार्क है, फिर जिम्पेर विंड फार्म है। ये भी कैपेसिटी सामने लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि इससे पाकिस्तान के मतलब ये कि जो एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएंगे। मतलब आप ये देखें कि करंट पाकिस्तान का जो डेफिसिट है, कि जितनी कमी है हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में सिर्फ 3000 मेगावाट की है। और अगर सीपैक के थ्रू अगर 17,000 मेगावाट बिजली अगर हम बनाना शुरू कर दें, तो हम तो बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो सकते हैं। और ग्वादर पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये भी, ग्वादर पोर्ट डेवलपमेंट है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जाहिर है पहले बात आपको बताई गई है। काफ़ी तफसील से मैंने मैप्स के थ्रू ये सारी बात आपको इसी लेक्चर में पहले बताई हुई है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल इसकी जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस आप ये देखें कि ये अरेबियन सी में ग्वादर ऐसा पॉइंट है कि जो गल्फ कंट्रीज को भी, और साउथ एशियन कंट्रीज को भी, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी, और जो मेजर शिपिंग रूट्स हैं उनके जंक्चर पे ये है। तो बहुत ज़्यादा ये जोग्राफिकली इम्पोर्टेंट है। और ये कनेक्ट कर सकता है चाइना को मिडल ईस्ट के साथ, चाइना को अफ्रीका और यूरोप के साथ। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट्स जो हैं इसमें ग्वादर पोर्ट में, पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं जिसमें पोर्ट टर्मिनल्स हैं, कंटेनर हैंडलिंग इक्विपमेंट है, फिर उसके बाद वेयर हाउस हाउसिंग की फैसिलिटीज़ हैं। ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। और लॉजिस्टिक हब भी है। जाहिर है ये एक मूवमेंट ऑफ गुड्स का एक प्रॉपर लॉजिस्टिक हब जो है वो बन जाएगा, और काफ़ी हद तक बन भी चुका है। इसके बाद ग्वादर फ्री इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो कि पहले भी बताया गया कि 2300 एकड़ के एरिया पे बनाए गए हैं। इनका पर्पज़ यही है कि मैन्युफैक्चरिंग, फिशरीज, सर्विसेज वगैरह ये सब चीज़ें इनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, ताकि उनको टैक्स इवेजन्स और ड्यूटी एग्जेम्पशन वगैरह दे के उनको अट्रैक्ट किया जाए, और यहाँ पे नई से नई जॉब्स पैदा की जाएं, और नए से नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जा सकें। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट, इसमें जॉब क्रिएशन होगी। ये ग्वादर अथॉरिटी की, ग्वादर डेवलपमेंट की तरफ बात हो रही है। जॉब क्रिएशन किस तरह से होगी ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। आप इसको ना, मैं अब हर हर चीज़ को चूंकि लिखी हुई है और पहले मैं डिटेल में इस चीज़ को बता चुका हूँ, तो इस वजह से अब हर चीज़ के ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देख सकते हैं कि ये 40,000 जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी लोगों की, वो 40,000 तकरीबन होगी, 40,000 लोगों की। और जो इनडायरेक्ट उनसे रिलेटेड होगी वो जाहिर है कि उसके अलावा है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट भी जाहिर है कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब चीज़ें बेहतर होंगी इससे। अच्छा, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनेंगे उनमें ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू उसका ये है कि 9 प्लैन्ड हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में। और पर्पस इनका ये है कि एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगाई जा सके, ताकि जिनसे चीज़ें बना के एक्सपोर्ट की जा सके। जी, तो अब इसकी थोड़ी सी डिटेल है। खैबर पख्तूनख्वा में राशा कई इकोनॉमिक जोन जो है उसमें फोकस टेक्सटाइल और गारमेंट्स पे होगा। इन्वेस्टमेंट $2.5 बिलियन की है। फैसिलिटीज़ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सारी चीज़ें इस $2.5 बिलियन से बनाई जाएंगी। और बहुत सारा काम इस पे हो भी चुका है। हब इकोनॉमिक जोन जो है ये बलूचिस्तान में है, जिसमें हैवी इंडस्ट्री और एनर्जी की प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स वगैरह, जिसमें मेटल और इस तरह की बहुत सारी हैवी इंडस्ट्री यहाँ पे बनाई जाएगी, और इसमें भी इन्वेस्टमेंट, ये भी उस इसी पे के इन्वेस्टमेंट प्लान का पार्ट है। फिर इनके बेनिफिट्स जो हैं वो जाहिर है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि डिफरेंट टाइप के, किसी भी एक साइड पे नहीं,
बल्कि डिफरेंट टाइप के इसमें इंडस्ट्री लगेगी, जो कि किसी एक चीज़ के ऊपर हमारी जो रिलायंस है, हमारी जो डिपेंडेंस है, उसको ख़त्म करेगी और मल्टी डायमेंशनल हमारी अप्रोच हो जाएगी हमारी इंडस्ट्री की और फिर हमारी एक्सपोर्ट्स की। और एक्सपोर्ट प्रमोशन भी ज़ाहिर होगी जब चीज़ें बनेंगी और फिर वो बाहर भेजी जाएंगी। पाकिस्तान में जितनी ज़रूरत होगी उतनी यूज़ होंगी और फिर उसके बाद बाकी बाहर भेजी जाएंगी। तो जाहिर है इससे हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंसेस और फॉरेन रिजर्व्स हमें मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो यस, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और वो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे लोकल लोग सीखेंगे। तो ओवरऑल हमारी सोसाइटी का जो एक जो व्यू है बढ़ जाएगा और टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी में एक आम चीज़ हो जाएगी, जो कि तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशल इम्पैक्ट इसका एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो चाइना की तरफ से पाकिस्तानियों को ऑफ़र किए जा रहे हैं, किए जाएंगे, उनके ऊपर है बात। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग पाकिस्तानियों की स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, जो छोटी छोटी स्किल्स हैं मशीनरी से रिलेटेड और हर चीज़ से रिलेटेड, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड, वो इम्प्रूव की जाएंगी। और हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट, ऑब्वियसली मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, बहुत सारे जो जो भी सीपैक के रूट्स हैं उनके ऊपर क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स वगैरह बनेंगे और हेल्थ केयर जो है वो ओवरऑल इम्प्रूव होगी। और जाहिर है जब ये बनेंगे तो ये लोकल्स को भी सर्व करेंगे, जिससे कि लोकल कम्युनिटी का हेल्थ केयर का सिस्टम इम्प्रूव होगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट होगी, जाहिर है स्कूल्स, रोड्स, हाउसिंग वगैरह ये सब चीज़ें। और फिर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, लोकल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट जो हैं वो चाइनीज़ कंपनीज की, वो इस चीज़ में भी होंगी कि लोकल कम्युनिटी प्रोजेक्ट, मतलब जहाँ जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, वो बनेंगे। जहाँ पे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है वो बनेंगे, जहाँ पे हाउसिंग कॉलोनीज की ज़रूरत है वो बनेंगे, जहाँ पे हाउसिंग के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो होगा। तो इस तरह से ओवरऑल एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। अब चैलेंजेस और कंसर्न्स हैं। क्या चैलेंजेस हैं? एक तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं सबसे पहले, टेररिज्म, इंसर्जेंसी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन बलूचिस्तान, स्पेशली इन बलूचिस्तान, ओवरऑल इन पाकिस्तान। ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है और इसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन एसएसडी जो है उसको बनाया गया है, जो कि इस सारे प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटी दे रहा है और आगे भी देगा। डेट सस्टेनेबिलिटी, यस, पाकिस्तान में ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं चाइना की तरफ से, ये सारी लोन के ऊपर हैं, ये कोई एड की फॉर्म में नहीं। इसलिए फिर ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि पाकिस्तान कर्जों तले बहुत ज़्यादा दब जाएगा। और अभी भी पाकिस्तान जो है वो चाइना का सबसे बड़ा डेटर पाकिस्तान ही है, कि पाकिस्तान ही है जिसने चाइना के सबसे ज़्यादा पैसे देने हैं। और इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको कम करने के लिए ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स किए गए हैं और फिर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट सोर्सेज हैं और फिर प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट है। मतलब ये सारी चीज़ें इंश्योर तो की गई हैं, लेकिन ये याद रखें स्टूडेंट्स कि जब तक लोकल लेवल पे हम अपने आप को खुद इस काबिल नहीं करते कि हम अपने लोगों को ट्रेन करें और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने लोगों को लेके आएं और बाहर से कम लेबर आए, तब तक कभी भी हमारी सोसाइटी में में जो है वो सीपैक का पॉजिटिव इम्पैक्ट वो वाला नहीं आ सकता जो कि सीपैक का असल पोटेंशियल है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, यस, ये प्रॉब्लम है क्योंकि रोड्स इतने सारे बनने हैं, उसमें से बहुत सारे दरख्त कटेंगे, कंस्ट्रक्शन होगी, पोल्यूशन पैदा होगी, गाड़ियां चलेंगी, लोग आएंगे ज़्यादा, तो ज़ाहिर है पोल्यूशन ज़्यादा होगी, इन्वायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा। तो इसके लिए फिर कोशिश की जा रही है कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब ना करे या कम से कम ख़राब करे। और फिर उसके बाद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बनाई गई हैं। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो भी है,
कि इन्वायरमेंट के ऊपर कितना इम्पेक्ट आ रहा है, उसकी असेसमेंट के लिए प्रॉपर वे में चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। और अगर कहीं किसी वजह से ज़्यादा इन्वायरमेंट पे असर आ रहा होगा तो उन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा या उनको किसी और तरीके से डील किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर उस तरह से नेगेटिव इम्पेक्ट ना आए। फिर पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, यस, ये भी चैलेंजेस में से एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर करप्शन वाला है। तो उस करप्शन वाले कल्चर में हर बंदा जो है वो अ, मतलब पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कि उसमें काम करने की जो है ना वो इंक्लिनेशन कम होती है, काम को रोकने की इंक्लिनेशन ज़्यादा होती है। तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी, कि जी गवर्नमेंट नई आएगी तो वो कोई भी नई गवर्नमेंट आने वाली वो सी पैक के ऊपर उसी तरह से काम जारी रखेगी जैसे पिछली गवर्नमेंट का है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ का माजी में अगर देखें तो पॉलिसी सारी चेंज हो जाती हैं जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट आती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसका हल तो खैर ये निकाला गया है कि ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी के लिए टाइमली प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन हो। उसको करने के लिए क्या किया गया है कि स्पेशल अथॉरिटी बनाई गई हैं, स्पेशल वन विंडो ऑपरेशन सीपैक के लिए बनाया गया। इसको जो आम हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स की जो हर्डल्स होती हैं या जो खाम खा की ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनसे जान छुड़ा के फास्ट वे में सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, इसका इंतज़ाम इस हवाले से किया गया है। करंट स्टेटस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अब करंट स्टेटस ये है कि हमारी जो 23 तक की जो प्रोजेक्ट है की जो प्रोग्रेस है वो क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स जो के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं या काम चल रहा है उन पे। गवादर पोर्ट जो है उस पे सिग्निफिकेंट प्रोसेस प्रोग्रेस हो चुकी है, यानी कि तकरीबन सारा काम हो चुका है वहाँ पे तो ग्वादर पे। और एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे अभी अंडरवे हैं। और 2030 और उससे बियॉन्ड जो सेकंड फेज आएगी उसमें इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी हर तरह से पाकिस्तान को दी जाएगी। वो टेक्नोलॉजी बेशक इंडस्ट्री की सेंस में है या एग्रीकल्चर की सेंस में है या आईटी की सेंस में है या एजुकेशन या किसी भी और सेंस में है, वो पाकिस्तान को दी जाएगी। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑब्वियसली इसके पहले भी बात हो चुकी है कि पाकिस्तान एक तरह से इस पूरे खित्ते की ज़रूरत बन जाएगा, स्पेशली चाइना की और रशिया की। और केस स्टडीज़ एंड सक्सेस स्टडीज़, ये जाहिर है कि साहिवाल कोल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद जनाब जो हमारा ग्वादर पोर्ट एक्सपेंशन है वो भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। फिर रेलवे को मॉडर्नाइज करने का काम काफ़ी हद तक हो चुका है लेकिन कुछ चल रहा है। और फिर उसके बाद कंक्लूजन है जी, समरी ऑफ ऑल द बेनिफिट्स। अब ये जो समरी है ना, इस हवाले से जो बातें हमने पहले की हैं वो जाहिर है उसी को हमने कंक्लूड करना है, लेकिन एक बात कंक्लूड करने में मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा कि चाइना अपने एक एक पूरी दुनिया के साथ इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के एम के साथ चल रहा है, जिसके लिए उसने अपना एक ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है, ये पहला प्रोजेक्ट जो है वो सी पैक का पाकिस्तान के साथ करने के लिए उसने एक प्लान किया है और उसके बारे में सारी उसकी वो है प्लानिंग है। लेकिन अब ये सारी बात जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए उस वक्त फ़ायदा देगी पाकिस्तान को कि जब पाकिस्तान के सिस्टम में इतनी जान पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान अपने लोगों को इतना इम्प्रूव कर ले, इतना डेवलप कर ले कि पाकिस्तान वो जो कर्जे हैं, कर्जों की किस्तें जो सी पैक के कर्जे हैं वो सारे चाइना को टाइमली रिटर्न होते रहें। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए ये सब कुछ जो सब पैसा है वो अच्छे तरीके से यूज़ होता रहे, तब जाके ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें
तो सी पैक का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए उल्टा नुकसानदेह तो है, फायदामंद नहीं है। नुकसानदेह कैसे है? क्योंकि हम अपने सिस्टम में जान पैदा नहीं कर रहे, हम अपने सिस्टम को फूल प्रूफ नहीं कर रहे, हम अपने सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म नहीं कर रहे, अपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा रहे, लोगों को टेक्निकली ट्रेन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो कर्जा चाइना ने हमें दिया है, जिसके रोड्स और ये सब चीज़ें बन रही हैं, वो तो चाइना ने वापस लेना है। तो उल्टा हमारे ऊपर कर्जों का बोझ आ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस काबिल हो कि पाकिस्तान इस सी पैक वाले प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट पूरे बेनिफिट उठा सके। और स्टूडेंट्स, अब इस सारी बात को मैंने कुछ डिटेल्स आपके सामने इस पूरे लेक्चर में रखी। इस सारी बात को आपके लिए फ़ायदामंद बनाने के लिए ये है कि मैंने कोशिश की कि जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं ऐड कर सकूं और उसके साथ अपने आइडियाज़ आप तक पहुंचा सकूं, वो मैंने पहुंचाए। और इस हवाले से अगर आप अपने कोई भी ऐसे लिखना चाहेंगे या कोई भी और नोट इसके ऊपर लिखना चाहेंगे, तो आप इन लेक्चर्स को, जो ये लेक्चर और इससे रिलेटेड पिछले लेक्चर्स, उनको यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन बहरहाल, जब भी आप कोई नया ऐसे लिखना चाहें इसके ऊपर, तो आपको फर्दर अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च इसके अलावा तो करनी पड़ेगी, फिर जाके कहीं ये आपके लिए, आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। अब फिर चैलेंजेस को एड्रेस करना है, वो मैंने आपको पहले अभी बता दिया है कि किस तरह से कर्जे वापस करने हैं और ये सब चीज़ें, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बेहतर करनी है, और जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं वो बनानी है। ठीक है, और फ्यूचर आउटलुक यही है कि पाकिस्तान चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, जो कि चलती रहेगी। ठीक है, और पाकिस्तान एक की प्लेयर है रीजनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। ठीक है, लेकिन वही बात कि पाकिस्तान अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करेगा तो इसका सही बेनिफिट पाकिस्तान को मिल सकेगा, अदरवाइज नहीं। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।